नमस्कार। आज हम हाल के कुछ ज़रूरी राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है। डिफेंस, स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, मतलब काफ़ी कुछ है। तो चलिए एक एक करके इन डेवलपमेंट्स को देखते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं रक्षा क्षेत्र से। स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी खबर है। हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र MK1 मिसाइल, इसका तेजस फाइटर जेट से सफल परीक्षण हुआ है। सुना इसकी रेंज काफी है, करीब 1000 किलोमीटर। हाँ, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल है और तेजस से इसका परीक्षण होना मतलब ये स्वदेशी तालमेल का एक अच्छा उदाहरण है। वैसे रेंज को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं, पर हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा। और इसी लाइन में DRDO अस्त्र MK3 पर भी काम कर रहा है। उसे गांडीव नाम दिया गया है शायद। उसकी रेंज करीब 340 किलोमीटर बताई जा रही है। और हाँ, वायुसेना के लिए BL ने अश्विनी रडार सिस्टम बनाया है। ये एक LLTR है, मतलब लो लेवल पोर्टेबल रडार। पोर्टेबल मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं। हाँ, और ये धीमी और तेज दोनों तरह की हवाई चीजों का पता लगा सकता है, जैसे ड्रोन हो गए या फाइटर जेट्स। अच्छा, और नेवी के लिए कोई नई मिसाइल वहां भी? बिल्कुल, DRDO ने नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR जिसे कहते हैं वो डेवलप की है। इसे सीकिंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर सकते हैं। ओके। इसकी एक खास बात है मैन इन लूप फीचर, मतलब मिसाइल छोड़ने के बाद भी ऑपरेटर उसे कंट्रोल कर सकता है, टारगेट बदल सकता है। इससे प्रिसिजन बढ़ जाती है। ये तो काफी एडवांस लगता है। जमीन पर क्या चल रहा है, टैंक्स वगैरह? हाँ, T-72 टैंक तो आपको बताई हैं, पुराने हैं। उनके इंजन को अपग्रेड किया जा रहा है रूस की मदद से, 780 हॉर्स पावर से सीधा 1000 हॉर्स पावर। अच्छा। और जो T-90 टैंक हैं, उनके लिए 1350 हॉर्स पावर के नए इंजन खरीदे जा रहे हैं। ताकत बढ़ाने पर जोर है। और वो स्वदेशी तोप ATAGS? एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, हाँ वो भी 155 mm की तोप है, रेंज करीब 45 किलोमीटर, और इसमें लगभग 65% हिस्सा भारत ने बनाया। आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम। सही है। रक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है, जैसे वो रोपवे प्रोजेक्ट्स केदारनाथ और हेमकुंड साहिब वाले। हाँ, उन्हें मंजूरी मिल गई है। कुल खर्च मतलब करीब 6800 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुमान है। केदारनाथ वाला रोपवे जो सोनप्रयाग से जुड़ेगा वो करीब 12.9 किलोमीटर लंबा होगा। दुनिया के सबसे ऊंचे और लंबे रोपवे में गिना जाएगा ये। इससे तो तीर्थ यात्रा काफी आसान हो जाएगी। बिल्कुल। और पर्यावरण के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क को देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये अच्छी खबर है बाघों के लिए। अच्छा, और समुद्री मोर्चे पर भी कुछ हुआ है? कोई नया जहाज? हाँ, रूस के सहयोग से जो क्रिवाक क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट बन रहे हैं, उनमें से चौथा तवाश, उसे गोवा शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। ये P1135.6 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नेवी की ताकत और बढ़ेगी इससे। ठीक है, अब जरा आसमान की तरफ देखें। इसरो ने फिर कुछ कमाल किया है। ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पारडेक्स क्या है? हाँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी है इसरो के लिए। स्पारडेक्स में उन्होंने 2 छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में जोड़ा और फिर अलग किया। एक को चेजर कहा गया, दूसरे को टारगेट। जोड़ा और अलग किया। स्पेस में इसका क्या मतलब है, क्यों जरूरी है ये? देखिए, ये टेक्नोलॉजी भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। जैसे भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाना है या गगनयान मिशन भेजना है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की मरम्मत करनी हो, उनमें फ्यूल भरना हो या एस्ट्रोनॉट्स को स्टेशन तक ले जाना हो, इन सब के लिए डॉकिंग मतलब जुड़ने की क्षमता चाहिए। स्पारडेक्स उसी का एक सफल प्रदर्शन था। समझ गया, मतलब भविष्य के बड़े मिशनों की तैयारी। और इसरो व्यावसायिक रूप से भी अच्छा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, पिछले 10 साल में मतलब जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक इसरो ने अपने रॉकेट्स PSLV, LVM-3 और नया वाला SSLV, इनसे 34 देशों के करीब 393 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 393? हाँ, और इससे करीब $143 मिलियन की विदेशी मुद्रा आई है। सबसे ज्यादा ग्राहक अमेरिका रहा, उनके 232 सैटेलाइट्स थे। ये तो शानदार है। अच्छा, अब जरा खेल की दुनिया में चलते हैं। महिला क्रिकेट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की घोषणा हुई है? हाँ, BCCI ने 2024-25 सीजन के लिए भारतीय महिला सीनियर टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए हैं।
कुल 16 खिलाड़ियों को 3 ग्रेड्स A, B और C में बांटा गया है। ग्रेड ए में कौन कौन है? ग्रेड A में कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा हैं। इन्हें सालाना 50 लाख रुपए मिलेंगे। ग्रेड B वालों को 30 लाख और ग्रेड C वालों को 10 लाख। ठीक है, चलिए आखिर में अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, खासकर बिहार के बजट की। सुना है काफी बड़ा बजट आया इस बार। हाँ, बिहार का 2025-26 का बजट अब तक का सबसे बड़ा है। कुल साइज है 3,16,895 करोड़ रुपए। इसे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया। इसमें योजना वाला हिस्सा मतलब डेवलपमेंट पर खर्च करीब 1,16,750 करोड़ है और गैर योजना जैसे सैलरी, पेंशन वगैरह वो 2,13,135 करोड़ है। अच्छा, बजट का मेन फोकस क्या है और पैसा आ कहां से रहा है सबसे ज्यादा? फोकस तो सबका साथ सबका विकास और न्याय के लिए विकास पर बताया गया है। पैसे की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा करीब 44% केंद्र सरकार से जो टैक्स में हिस्सा मिलता है वो है, और फिर राज्य का अपना टैक्स कलेक्शन है करीब 19%। और खर्च कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा खर्च लगभग 40% सामाजिक सेवाओं पर करने की योजना है, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर। उसके बाद सामान्य सेवाएं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पर करीब 29% और फिर आर्थिक सेवाओं जैसे कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 24%। और बजट में कुछ नई घोषणाएं भी हैं, नई स्कीमें। हाँ, कई नई चीजें अनाउंस हुई हैं, जैसे 7 निश्चय 2 प्रोग्राम के लिए करीब 6,000 करोड़ रखे गए हैं। बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड बनाया जा रहा है। नए एयरपोर्ट्स की भी बात है और हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनाने की योजना है। बिहार मिलेट मिशन शुरू होगा। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा है। महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा और SC/ST छात्रों की स्कॉलरशिप को डबल करने का भी ऐलान हुआ है। ठीक है, तो ये थी देश भर की कुछ अहम हलचलों पर एक नजर। रक्षा में आत्मनिर्भरता, अंतरिक्ष में नई उड़ान, जमीनी स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास, साथ ही आर्थिक योजनाएं और खेल, काफी कुछ चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये सारी गतिविधियां, चाहे वो डिफेंस हो, स्पेस हो या फिर राज्यों के अपने प्रयास, ये सब मिलकर भारत के आगे बढ़ने की कहानी कह रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये अलग-अलग दिखने वाले प्रयास आने वाले वक्त में देश की तरक्की को एक साथ मिलकर कैसे शक्ल देते हैं।